अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 जो बेसिक फंडामेंटल वो क्या बोलता है कि सर आज से पहले हम हमेशा इंटरेस्ट के खर्चों को फाइनेंशियल चार्जेस मानते थे और सीधे जितना खर्चा एक्रू होता था उसे पीएनएल पर चार्ज कर देते थे बिना ये देखे कि वो खर्चा हुआ कहाँ है, वो लोन क्यों लिया गया और जो ब्याज एक्रू हुआ है वो क्यों हुआ है। ए16 आने के बाद अब हमने इस ब्याज को भी, इस बोरोइंग कॉस्ट को भी कनेक्ट करना शुरू कर दिया उसके यूजेस के साथ। अगर मैंने कोई पैसा उठाया है, लोन लिया है, डिवेंचर्स इश्यू करते हैं, फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, या AS19 के अंतर्गत कोई असेट्स को लीज पर लिया है जो कि फाइनेंसिंग लीज की कैटेगरी में आती है, तो उस सिनेरियो में जो ब्याज का खर्चा है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लाभों पर चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि अब उसको कनेक्ट किया जाएगा उसके यूजेस के साथ, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ, और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि वो खर्चा लाभों पर चार्ज होगा या कैपिटलाइज होगा। अगर उसका बेनिफिट इसी साल मिला है तो वो सर लाभों पर चार्ज होगा, लेकिन अगर उसका बेनिफिट आज नहीं मिल रहा बल्कि आगे के कई सालों में मिलेगा, तो दैट एक्सपेंस शुड बी कैपिटलाइज along with the cost of asset. And if you are preparing an inventory, then you have to add such interest cost, borrowing cost to the cost of inventory. तो AS16 का ऑब्जेक्टिव क्या है? Is to account for borrowing cost. It does not deal with the actual or imputed cost of owner's equity. यानी अगर आपने पूंजी लगाई है और आप वहां पे बोले कि सर अगर हम ये पूंजी ना लगाते हुए लोन लेते तो आज ब्याज चुकाना पड़ता कि नहीं पड़ता। अब चलो अच्छा पूंजी पर हमने ब्याज चुकाया तो नहीं, लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि पूंजी पर ब्याज चुकाना पड़ता तो कितना चुकाना पड़ता, बोले सर ये सब बकवास नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में खर्च की है, इसमें कोई भी इम्प्यूटेड कॉस्ट शामिल नहीं की जाएगी। इवन जो बोरोइंग कॉस्ट का अमाउंट कैपिटलाइज होगा वो भी तभी होगा जब आपने बोरोइंग कॉस्ट को एक्चुअली इनकर किया है। अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन ले लिया तो आप उस पर कोई नोशनल इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करेंगे, तो बोरोइंग कॉस्ट तभी आपकी कैपिटलाइज होगी, असेट्स की कॉस्ट में ऐड होगी, और बोरोइंग कॉस्ट में से उसी शामिल किया जाएगा जो एक्चुअली इनकर हुई। ठीक है सर। तो बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइजेस इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड। इसमें 5 मेन चीजें शामिल करी गई। पहला, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। सर कमिटमेंट चार्जेस क्या होता है? लोन सैंक्शन हो गया, अभी डिसबर्स हो गया, लेकिन आपने उसका डिसबर्सल 2 महीने 3 महीने 4 महीने डिले करवा दिया, रीजन हो गया कुछ भी, तो उस दौरान बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, उस अपॉर्चुनिटी लॉस को कमिटमेंट चार्जेस पे करना पड़ता है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा कि हमारा जो सैंक्शन हुआ था लोन वो वापस से विड्रॉ हो जाएगा और हमें नई गोली नया दाम, जीरो से वापस से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सारी प्रोसेस फॉलो करना, प्रोसेसिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, चार्जेस पे करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करने के लिए जो बंदा आएगा उसका वैल्यूएशन की चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं इतनी मगजमारी क्यों पालो, इससे अच्छा जो लोन सैंक्शन है उसी को बस पोस्टपोन करवा लें। तो पोस्टपोन करवाने के लिए जो अमाउंट आप पे करोगे दैट इज कमिटमेंट चार्जेस। इसके अलावा अगर आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे को भी बोरोइंग कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। सर जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम करवाते हैं खूब सारा। प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या होता है सर कि प्रोजेक्ट फाइनेंस में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं, कंसल्टेंट को हायर करते हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाता है, और जो फाइनेंस होता है उसकी वैल्यू का 2%, 1%, 1.5%, 3% हमसे कम तो बेसिकली प्रोफेशनल फीस लेता है, तो वो भी हमें बोरोइंग कॉस्ट में शामिल, और उसका जो अमोर्टाइजेशन हो रहा है उसको भी हम बोरोइंग कॉस्ट की कैटेगरी में ही शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं और डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया है, या इशू पार पे किया लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, या इशू डिस्काउंट पे किया और रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है उसका अमोर्टाइजेशन भी बोरोइंग कॉस्ट की कैटेगरी में ही आएगा। इसके अलावा आप AS19 पढ़ चुके होंगे ग्रुप 2 में,
तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि सर दो तरह की लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंशियल लीज। जो फाइनेंशियल लीज एक्वायर की गई है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये बोलती है कि आपने एक्चुअली वो असेट्स खरीदी है किस्तों में, क्योंकि अगर लीज करवाने के बाद आप उसे वापस कर भी रहे हैं तो आप आम तो चूस चुके हैं, सिर्फ गुठली ही वापस कर रहे हैं। तो वो असेट्स बिकॉज ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपकी किताबों में आती है। जो अमाउंट आप पे करते हैं उसको डिस्काउंटेड करके प्रेजेंट वैल्यू लाया जाता है, और जो डिफरेंस आता है उसको फाइनेंस चार्जेस के नाम से लाभों पर चार्ज किया जाता है। तो ये जो फाइनेंस चार्जेस है ये भी आपके बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा। और लास्ट में अगर आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग करी और उस फॉरेन करेंसी में बोरोइंग करने के कारण आपको एक अच्छा लिक्विड इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ एक समस्या जो हो गई है कि सर फॉरेन करेंसी के रेट्स जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे हमको एक्सचेंज लॉस होगा। तो यहाँ पर बोला गया, और इस पे क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि सर इतने ही पैसा अगर आप लोकल करेंसी में लेते तो कितना ब्याज लगता, उसे लिख लो, मान लो 20 लाख। यही पैसा आपने फॉरेन करेंसी में बोरो किया तो आपको कितना ब्याज देना पड़ा सर 5 लाख। तो आपने कितने बचा लिए सर 15 लाख। तो अगर फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन के कारण, रेट में चेंज होने के कारण आपको एक्सचेंज लॉस होता है टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन फॉरेन करेंसी बोरोइंग एज कंपेयर टू लोकल करेंसी, तो उतने अमाउंट तक को भी आप बोरोइंग कॉस्ट में शामिल करेंगे। उसके बाद जो लॉस होगा, यानी अगर लॉस 16 लाख का है तो 15 लाख शुड बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट, और जो ऊपर का 1 लाख का लॉस दैट शुड बी चार्ज टू P&L एज पर AS 11। लेकिन अगर आपका लॉस से 9 लाख ही हो जबकि सेविंग 15 लाख हुई है तो आप इस 9 लाख के पूरे अमाउंट को बोरोइंग कॉस्ट में ही क्लासीफाई करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया है। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि डिफाइन बोरोइंग कॉस्ट, और बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या शामिल है। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब AS 16 बोलता है Yes. बोरोइंग कॉस्ट अगर हमने एक क्वालिफाइंग एसेट पर खर्च करी है तो जब तक वो क्वालिफाइंग एसेट्स रेडी टू यूज ना हो जाए या रेडी टू सेल ना हो जाए तब तक उस क्वालिफाइंग एसेट्स पर जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर होगी उसे लाभों पर चार्ज करने के बजाय रिस्पेक्टिव एसेट की कॉस्ट में ही एक्यूमुलेट कर दिया जाएगा। तो सर सवाल उठता है कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है? तो सर बोरोइंग कॉस्ट आर द एसेट which necessarily require substantial period of time to get ready for its intended use or for sale. अगर ये शर्त हो गई सेटिस्फाइड तो असेट्स विल बी क्लासिफाइड एज क्वालिफाइंग असेट्स। क्वालिफाइंग असेट्स में क्या क्या आता है तो उसके एग्जांपल दे रखे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन फैसिलिटी, इन्वेंट्री दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग देम टू अ सेलेबल कंडीशन। इसमें बढ़िया एग्जांपल है रेलवे के कोचेस, रेलवे की मशीन जो इंजन है, रफाइल, शिप्स, ये सारी चीजें फिर टाइम में जाएंगी इन्वेंट्री में। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। सर अगर कोई एसेट्स मैंने खरीदी है और वो रेडी टू यूज है या उसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगा, बना तो रहे हैं लेकिन 2-3 महीने में बनकर तैयार हो गए, तो फिर ऐसी एसेट्स को नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स कहा जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मींस एट लीस्ट टाइम स्पैन ऑफ 12 months। कोई कंपनी चाहे तो वो इससे शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में जस्टिफाइड कर सकता है। क्या मैं यहां तक पहुंचा पाया? क्वालिफाइंग एसेट्स पर Yes. बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है, लेकिन वो भी कब तक होगी जब तक वो असेट्स रेडी टू यूज ना हो जाए या सेल के लिए तैयार ना हो जाए। लेकिन अगर असेट्स नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है तो फिर उस केस में पूरा की पूरा ब्याज का खर्चा उसी वर्ष के लाभों पे चार्ज किया जाएगा, फिर उसे कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। क्या मैं पहुंचा पाया? सब्सटेंशियल Yes, sir. को Yes, sir. हमने समझाया है, Sir. लेकिन मुझे कोई विशेष इच्छा नहीं है समझाने की, वो ठीक है। आप इस पे जाओ, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरो, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, आया ना? अब जी सर हाँ, आपने मैं हूँ खलनायक। क्या हुआ युवराज जी, सब ठीक है? हाँ जी। तो बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो सर
borrowing costs which have been incurred directly for acquisition, construction, or production of a qualifying assets can be capitalized, or if the asset is other than qualifying assets, it should be considered as revenue expenditure and charged to P&L of the year in which such expenses have been incurred. इसके अलावा इन्होंने एक चीज और बोली कि सर बोरिंग कॉस्ट में हम ऐसे ब्याज को शामिल कर रहे हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते थे अगर हम वो रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एसेट्स का कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, एक्विजिशन नहीं करते तो। हाँ जी, अब बोरोइंग को दो मेजर कैटेगरी में बांटा गया, एक स्पेसिफिक बोरोइंग, एक जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब हुआ कि ऐसी बोरोइंग जो पर्टिकुलर उसी असेट को बनाने, खरीदने के लिए ही ली गई है। हो सकता है कि वो असेट्स बनना स्टार्ट होने में टाइम लगे, लेकिन सर जिस दिन आपने बोरोइंग ली उसी दिन से ब्याज का मीटर चालू, और ये ब्याज आपको इसलिए पे करना पड़ रहा है क्योंकि आपने वो असेट्स बनाने के लिए लोन लिया है। आप इस ब्याज को अवॉइड कर सकते थे अगर आप वो असेट्स नहीं बनाते तो इसीलिए बोरोइंग कॉस्ट जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक बोरोइंग पर खर्च हो रही है, उसका पूरा अमाउंट क्वालिफाइंग एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि एसेट्स बनके तैयार ना हो जाए, रेडी टू यूज ना हो जाए। आप भले लोन का पेमेंट 10 साल बाद करो, लेकिन अगर एसेट्स बनने में 2 साल लगे तो सिर्फ 2 साल का ब्याज ही कैपिटलाइज होगा, बाद के 8 साल तो अब आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। जो बेसिक फंडामेंटल है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट का, कि भाई जब तक ये ब्याज का खर्चा मैच करने के लिए मेरे पास रेवेन्यू नहीं है, तब तक इस ब्याज को रेवेन्यू चार्ज करोगे तो ये किसी और रेवेन्यू खा जाएगा और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। इसलिए आप तो इस ब्याज को उस असेट्स पे कैपिटलाइज कर दो जिस पर ये खर्च किया गया है। लेकिन जिस दिन ये असेट्स रेडी टू यूज हो गई, यानी उस दिन से हमको कमाने की स्थिति में आ गई, और जब वो उस दिन से हमको कमाने की स्थिति में आ चुकी है, तो अब आप बिंदास उस ब्याज के खर्चों को असेट्स को यूज करके जो रेवेन्यू कमाया जा रहा है उससे मैच कर सकते हैं। इसलिए फिर अब आपको और फर्दर ब्याज को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। सर अगर आपने स्पेसिफिक बोरिंग ली 100 करोड़ की, अभी एसेट्स बनाने में 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और अगले 80 करोड़ रुपए अगले 1 साल 1.5 साल में खर्च होंगे, तो आप समझदार हैं तो आप क्या करोगे? बचे हुए 80 करोड़ रुपए को टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दोगे। तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम अराइज होगी, उस इनकम को स्पेसिफिक बोरोइंग की जो कॉस्ट है, ब्याज है, उसमें से माइनस किया जाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसे ही एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाएगा। सर जनरल बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? तो ऐसी बोरोइंग जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं ली गई थी, बल्कि किसी नॉर्मल जनरल ऑब्जेक्टिव के साथ ले ली गई थी, लेकिन बाद में आपने उसका पैसा इस क्वालिफाइंग एसेट्स को बनाने में भी यूज किया है। तो ऐसी दशा में उस जनरल बोरोइंग का भी अमाउंट और उस पर जो लगने वाला ब्याज का अमाउंट है वो आप कैपिटलाइज करोगे। कैसे करोगे सर? तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। कैसे करोगे सर? तो साल भर में जितना आपने जनरल बोरोइंग पे ब्याज इनकर किया उसको जोड़ लो, और वो ब्याज जिस प्रिंसिपल पे लगा है उस पर टाइम का वेट असाइन करके एक वेटेड एवरेज अमाउंट निकाल लो कि इस अमाउंट का ये ब्याज है, और उससे एक कैपिटलाइजेशन का रेट कैलकुलेट कर। अब आपने इस जनरल बोरोइंग से जितना पैसा ड्यूरिंग द ईयर, जितने जितने समय विड्रॉ किया, उतने समय से लेके ईयर एंड तक का आपको ब्याज असेट की कॉस्ट में ऐड करना है और बाकी लाभों पे चार्ज कर देना है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में जो अमाउंट कैपिटलाइज होगा वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जो अमाउंट कैपिटलाइज होगा वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट के बराबर या उससे हमेशा कम होगा। क्या मैं पहुंचा पाया मेरे बच्चों? यस सर। अब सर यहाँ पर मैंने एक असेट को बनाने में 100 करोड़ रुपीस खर्च करे, 20 लाख रुपए ब्याज, हाँ 20 करोड़ रुपए ब्याज के भी अप्रूव हो गए, तो असेट्स की कॉस्ट पहुंच चुकी है 120 करोड़। अब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक AS है AS 28, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। वो ये बोलता है कि देखो अब सिर्फ इन्वेंट्री नहीं है जिस पे आप इवैल्यूएशन करोगे कि कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच वाज लेस, आपकी PPE, आपकी नॉन करंट असेट्स, आपकी फिक्स असेट्स भी जिस वैल्यू पर किताबों में लिखी है उस वैल्यू को उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट आ गई है 120, तो आप तुरंत चेक करो क्या इस असेट को आज मैं अगर डिस्पोज कर दूं तो मुझे 120 या उसके ऊपर मिलेंगे। अगर आंसर है हाँ, तो आप 120 चलने दो और 20 को कैपिटलाइज कर दो। अगर आंसर है ना, नहीं सर 120 करोड़ रुपए नहीं मिल पाएंगे, तो फिर
तो फिर तुरंत कुछ मत करो और अपने आप से बोलो कि मामू हमने एसेट्स बेचने के लिए बनाई है, यूज करने के लिए बनाई है। तो जरा पता लगाओ इस एसेट्स को इसके यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ के दौरान जब आप यूज करोगे तो यूज करने पर जो कैश फ्लो राइज होंगे उस कैश फ्लो की डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू क्या 120 लाख के ऊपर है? अगर आंसर है हाँ तो भी आप 20 का कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन अगर मान लो वो वैल्यू आ रही है 108 और ये वाली जो वैल्यू है कौन सी कि अभी तुरंत बेच दो कितने मिलेंगे, मैंने इसमें दो ऑप्शन दे दिए, एक है 100, एक है 115। तो आप पहले इन दोनों को कंपेयर करो और जो दोनों में से अधिक है उसको वैल्यू इन यूज मानो। यहाँ पे 100 और 108 है तो किसको वैल्यू इन यूज मानोगे? 108। तो आप 108 तक का ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100 तो आपने खर्च कर ही दी, आप 20 के ब्याज को कैलकुलेट करना चाह रहे थे, आंसर आएगा मत करो, कितना करो 8 और बाकी बचा वो 12 लाभों पे चार्ज कर दो, क्योंकि जो ब्याज आपने खर्च करा आप उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भविष्य में ले नहीं पाओगे। अगर आपकी वैल्यू इन यूज 115 आई तो उस केस में आप डेफिनेटली मस्ती करे जो तेरे यार पाक हैं भाई, वो जेंटलमैन हम वाला। ओके सर, एक मिनट दीजिए। सर आवाज नहीं आ रही। कॉल था किसी का अर्जेंट। चलो, अब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब करोगे? तो सर कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ स्टार्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो आप कैपिटलाइजेशन कर लो। पहला, जो असेट्स आप बना रहे हैं, जिसका उत्पादन कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए आपने खर्च करना स्टार्ट कर दिया है। एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट्स इज बीइंग इनकर्ड। दूसरा, जो ब्याज है उसका मीटर चालू हो चुका है। और तीसरा, उस असेट्स को बनाने के लिए जो आवश्यक एक्टिविटीज है जिसके बाद ही आप उस असेट्स को यूज कर पाएंगे या बेच पाएंगे, अब वो प्रोग्रेस में आ चुकी है। जब मैं बोल रहा हूँ नेसेसरी एक्टिविटी तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुदाली और फावड़ा लेके आप कूद पड़े जमीन पे और काम चालू कर दिए। अगर उस असेट्स को बनाने के लिए परमिशन चाहिए और परमिशन की प्रोसेस में आप है, उस असेट्स को बनाने के लिए नक्शा चाहिए और नक्शा आपका बन रहा है, तो वो भी एक्टिविटी कहलाएंगी विच आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एंड फॉर सेल। ध्यान रखिएगा। तो अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो गई तो हम कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। Expenditure on qualifying assets includes only such expenditure that has result in payment of cash, transfer of other assets, or assumption of interest-bearing liability. Expenditure is reduced by any progress payment received and grant received in connection with the asset. The average carrying amount of the assets during the period include borrowing cost previously capitalized. यानी अगर उसको बनते हुए एक साल से ज्यादा हो गया है तो फर्स्ट ईयर का तो ऑलरेडी बैच कैपिटलाइज हो चुका हो। अब हम जैसे बोलते हैं ना 31 मार्च को आप कितना अमाउंट कैपिटलाइज करो, 31 मार्च 22 को आपने कैपिटलाइजेशन कर दिया। अब फाइनेंशियल ईयर 22 से चालू होगा तो उसमें भी प्रोसेस बनी रही है। तो जब प्रोसेस बनी रही है तो फिर आप उस पर फिर री इंटरेस्ट चार्ज करोगे अगर कंपाउंडिंग हो रही होगी तो। अगर कंपाउंडिंग हो रही होगी तो आप फिर ब्याज को और रिकैपिटलाइज करोगे। अच्छा, एक्टिविटीज का मतलब क्या? The activities necessary to prepare the assets for its intended use of a sale encompasses more than physical construction of the asset. They includes technical and administrative work prior to the commencement of physical construction. However, such activities exclude the holding of an asset when no production or development that change the asset's condition is taking place. For example, borrowing costs incurred while land is under development are capitalized during the period
in which activities related to development are being undertaken. However, borrowing cost incurred while land acquired for building purpose is held without any associated development activity do not qualify for capitalization. भाई आप assets बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम जरूरी नहीं कि फिजिकल काम हो, पेपर वर्क भी हो सकता है, नक्शे का काम भी हो सकता है, तो वो भी आपकी एक्टिविटी का हिस्सा है। लेकिन अगर फॉर नो रीजन आपने उस असेट्स को खरीद लिया और उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम नहीं करा, तो फिर उतने समय जब वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फिर आप उसे असेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सर सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो सर सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कब सस्पेंड होगा और कब सस्पेंड नहीं होगा? तो सर अगर हमारी असेट्स बन रही थी और असेट्स बनने के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जो उस असेट्स को बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं और फिर भी आई, जैसे किसी ने विरोध कर दिया, कोई केस लगा दिया, जैसे वो सरदार सरोवर बांध बन रहा था गुजरात में, 10 साल तक उसके काम को रोकवा दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन में, रोज का करोड़ों रुपए का ब्याज लग रहा था 10 साल तक, यानी 3650 दिन तक ब्याज लगा। अगर पर डे 3 करोड़ का ब्याज लग रहा था तो 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज लग गया बिना बात के, क्योंकि वो 10 साल का सस्पेंशन उस बांध को मजबूती करने के लिए नहीं लग रहा था, वो इसलिए था क्योंकि कोई दूसरे पेच फंस गए थे, कोई दूसरी टेक्निकल समस्या आ गई थी विच इज नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। तो ऐसे अगर समय के दौरान काम रुकेगा जो उस असेट्स को बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो फिर उसे हम उस पर्टिकुलर गैप के पीरियड में जो ब्याज खर्च होगा उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसे लाभों पे चार्ज करेंगे। लेकिन अगर उस असेट्स को बनाने के लिए टेक्निकल रीजन है और उस कारण से काम रुका हुआ है, सर जैसे मैंने छत डाली, अब जब तक छत की सेंटिंग नहीं हटेगी, जब तक वो छत को हमने जो डाला वो जब तक नहीं सूखेगा तब तक हम दीवारें नहीं बना सकते। तो उस दौरान अगर आपका काम रुका हुआ है तो आप ये नहीं बोलोगे कि अरे यार काम कैसे रुक गया यार, तो गड़बड़ हो गई। नहीं भाई साहब, वो छत को, उस बिल्डिंग को बनाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है विच यू कैन नॉट अवॉइड। वो होगा मतलब होगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्या मैं पहुंचा पाया? तो फिर उस दौरान यस सर। आपका वो कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होगा और उस अवधि के दौरान भी जब एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो भी ब्याज कैपिटलाइज किया जाएगा। फिर आगे बोलते हैं व्हेन अ टेम्पररी डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट्स रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सर जो भी आपको बताया सर, हाँ जी, यस सर। कैपिटलाइजेशन को कब बंद करेंगे? तो सर सीधी बात है, कैपिटलाइजेशन को उस दिन सीज कर दिया जाएगा जब उस असेट्स को, क्वालिफाइंग असेट्स को बनाने के लिए जो उसका निर्धारित यूज था, जिसके लिए उसको बनाया जा रहा था, उस उद्देश्य को अचीव कर लिया गया है और असेट बनके तैयार हो गई है। नाउ इट इज रेडी टू यूज, पुट टू यूज है, नहीं है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा। जिस दिन वो रेडी टू यूज हो गई उस दिन के बाद से कैपिटलाइजेशन रोक दिया जाएगा। अगर असेट्स बेचने के लिए बनाई जा रही है तो जिस दिन वो असेट्स रेडी टू सेल हो गई, फिर भले वो 2 साल बाद बिके, लेकिन उस दिन के बाद से ब्याज का कैपिटलाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। अगर असेट्स हम बना रहे हैं और वो अपने निर्धारित उद्देश्यों में जिसके लिए उसको बनाया गया था वो अचीव कर लिए गए हैं और असेट्स बस तैयार है, छोटे मोटे फिनिशिंग के काम बाकी हैं, माइनर मॉडिफिकेशन बाकी है, डेकोरेशन का काम बाकी है, मेजर कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, मेजर डेवलपमेंट का काम हो चुका है, तो भी आप उस केस में कैपिटलाइजेशन को रोक सकते हैं। अगर सर हम ब्लॉक ऑफ असेट्स तैयार कर रहे हैं और ये जो ब्लॉक है वो अलग अलग टुकड़ों में बन रहा है, तो अगर हर एक टुकड़ा बनने के बाद इंडिपेंडेंटली अपने निर्धारित उद्देश्यों में यूज किया सकता है या वो बेचे जाने योग्य बन सकता है, तो फिर उस केस में जिस दिन वो एक ब्लॉक, एक टुकड़ा बन के तैयार हुआ, उस दिन के बाद से उस ब्लॉक पर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की जाएगी, जबकि बाकी ब्लॉक्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर डेवलपमेंट है, उनका बोरोइंग कॉस्ट अभी भी कैपिटलाइज कंटिन्यू किया
जाएगा। क्या मैं पहुंचा पाया हूँ? डिस्क्लोजर में आपको यस क्या सर। यस सर। डिस्क्लोजर में आपको ये बताना है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी आपने क्या अडॉप्ट करी थी फॉर द बोरोइंग कॉस्ट, और कितना अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज हुआ है। ये हो गया सरकार आपका पूरा AS 16 का 16। सारांश। अब बारी आती है RTP की। तो सर RTP रिवर्स ही चलेंगे। मई 23 की RTP AS 16। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार देखा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है सर? एक्सपर्ट लिमिटेड ने 12% सिक्योरिटी डिबेंचर इशू करे 100 लैक्स 1 जून 21 को। ध्यान से देखिएगा तारीख, 1 जून 21 को। डिबेंचर से जो पैसा आया वो बिल्डिंग बनाने में यूज हुआ। वर्किंग कैपिटल आर जनरली those assets which are ready to use on the very day of its purchase, therefore non-qualifying. Purchase of machine is a non-qualifying. हम मानते हैं नॉन क्वालिफाइंग। ready to use machine है। Purchase of furniture non-qualifying और purchase of truck भी non-qualifying। नॉट क्वालिफाइड। मतलब कुल मिला के आपने इतना पैसा 15, 15, 30 और 30, 60 नॉन क्वालिफाइंग असेट्स पे खर्च किया है और 40 लाख क्वालिफाइंग असेट्स पे खर्च किया है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंशियल ईयर 21-22 was paid by the company, यानी इंटरेस्ट हैड बीन एक्चुअली इनकर्ड। फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है 31 मार्च 22 को, लोन लिया है 1 जून 21 को, तो 1 जून 21 से पहले क्या निकल चुका है? सिर्फ अप्रैल और मई, यानी 10 महीने का ब्याज लगेगा। तो 100 लैक्स का 12% होता है साल भर का 12 लाख, तो 10 महीने का ब्याज 10 लाख है। 10 लाख का ब्याज लगा है 100 लाख पर, जिसमें से सिर्फ 40 लाख रुपए ही क्वालिफाइंग असेट खर्च हुआ है। तो ये 4 लाख रुपए कैपिटलाइज होंगे और ये 6 लाख रुपए रेवेन्यू पर चार्ज कर दिए जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इन्वेस्ट आइडल फंड ऑफ 5 lakhs out of the money raised from debenture in banks FD and earned 50,000। सर क्या डिवेंचर जो आपने जारी करे वो स्पेसिफिक बोरोइंग है? तो आंसर आया नो। नो सर। स्पेसिफिक बोरोइंग पे मिलने वाला ब्याज, अगर स्पेसिफिक बोरोइंग का सरप्लस पैसा कहीं टेम्परेली इन्वेस्ट होता है और इन्वेस्ट होता है उससे कोई कमाई होती है, तो फिर उस स्पेसिफिक बोरोइंग पर लगने वाले ब्याज में से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट की इनकम माइनस की जाती है और नेट बचा हुआ ब्याज ही लाभों पर कैपिटलाइज किया जाता है। लेकिन सर डिवेंचर से जो जारी करके पैसा आया है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं आया था, वो जनरल पर्पस के लिए आया था। इसलिए ये पूरा ब्याज P&L में ही क्रेडिट किया जाएगा। इट शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट। from the cost of borrowing. In March 2022, construction of factory building was not completed and it is expected that it will take another 6 months. मैं कहा बहुत बढ़िया बात, यानी assets qualifying assets। मशीन 22 मार्च 22 में जो मशीन खरीदी थी वो इंस्टॉल हुई एंड इट इज नाउ रेडी फॉर एक्सटेंडेड यूज। ओ भाई साहब, यानी मशीन का इंस्टॉलेशन मार्च 22 में हुआ है। Put to use furniture to help with you. Truck is going to be received। अच्छा, ट्रक का एडवांस दिया है ना? ध्यान से देखो, ट्रक मिले ही नहीं अभी, ट्रक मिल रहा है अप्रैल में। लेकिन क्या उसको बनाने में कोई स्पेशल ट्रक बनाया आपने? नो सर। आपने अपनी No, कस्टमाइज्ड sir. ट्रक बनवाया है? नहीं। तो सर ये तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, फर्नीचर भी नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, तो इसका ब्याज तो कंपल्सरीली लाभों पर चार्ज होगा। वर्किंग कैपिटल का ब्याज भी कंपल्सरी लाभों पर चार्ज होगा। अब बचता केवल परचेस ऑफ मशीन है। मशीन खरीद के लाए हैं, वो रेडी टू यूज नहीं थी फ्रॉम द डे ऑफ इट्स परचेस, बल्कि उसको मार्च 2022 में इंस्टॉल किया गया है और उसके पश्चात ही वो मशीन इंटेंडेड यूज में यूज हो पा रही है। तो सर क्या ये मशीन जो आपने खरीदी
आप इसमें दोनों आंसर दे सकते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं और देना भी पड़ेंगे डिप्लोमेटिक आंसर, क्योंकि आपके दोनों डिप्लोमेटिक आंसर के हिसाब से एक बार वो आएगा कैपिटलाइज होगा और एक बार आएगा कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो परिस्थितियां क्या थी जिसकी वजह से मशीन आज मार्च 22 में इंस्टॉल हो पाई, जबकि हम मान रहे हैं कि खरीदी आपने जून में थी, तो 10 महीने क्यों उसको इंस्टॉलेशन में लगे? क्या वो उस मशीन के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा था? क्या वो मशीन उस प्लांट के अंदर लग रही थी जिसका निर्माण भी चल रहा है, जिसके बिना वो मशीन अपने इंटरनेट यूज में नहीं आ सकती थी? अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो यस, मशीन का फिर ब्याज कैपिटलाइज होगा, यानी 15 लाख का ब्याज भी 1.5 लाख रुपए कैपिटलाइज ही किया जाएगा। तो सर एक बार जरा देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। According to A16, borrowing cost of qualifying assets is an asset that necessarily take a substantial period of time to get ready for intended use. As per the standard, borrowing costs that are directly attributable to acquisition, construction, or production of a qualifying asset should be capitalized as part of the cost of assets. The amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined in accordance with the standard. Other borrowing costs should be recognized as an expenses in the period in which they were incurred. It also states that to the extent that the funder borrowed specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the amount of borrowing cost eligible for capitalization on that asset should be determined as the actual borrowing cost incurred on the borrowing during the period less than income arising on temporary investment of those borrowing. Thus, eligible borrowing cost equals to 10 lakh minus 50,000. भाई साहब यार ये तो गड़बड़ हो गई, अपन ने तो बोरोइंग को जनरल पर्पस बोरोइंग माना था और इन्होंने स्पेसिफिक बोरोइंग माना, क्योंकि यहाँ जब हम समरी देख रहे थे तो वहां पे उन्होंने लिखा था और प्रॉपरली लिखा था, कम गया। हाँ, यहाँ पे इफ फंड्स आर टेम्परेरी इन्वेस्टर, लेकिन कौन से स्पेसिफिक फंड? जनरल फंड के बारे में ऐसा कोई कंडीशन नहीं बोली गई थी, तो मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या मान रहे हैं। अगर हम उस बोरोइंग को स्पेसिफिक बोरोइंग मान रहे हैं तो आप फिर ठीक है, और अगर आपने उसको जनरल बोरोइंग माना है तो फिर तो गलती होगी सर, क्योंकि जनरल बोरोइंग पर अगर फंड आइडल पड़ा है और आपने इन्वेस्ट किया है तो वो आप कभी भी बोरोइंग कॉस्ट में माइनस नहीं करो, बल्कि उसको तो इनकम मानो। यस अब फंस गया ना, यस सर तो बोल दिया तुमने, लेकिन मैं फंस गया। सर फिर हम दोनों आंसर लिखना पड़ेगा हमें? आप एक आंसर दो, ऑल्टरनेटिवली बोल के खत्म कर सकते हो। अच्छा, अब ये मई 23 की आरटीपी में आया है, तो आप तो ये थंब रूल बना लो कि ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो माइनस करना इंटरेस्ट। हाँ ठीक है सर, पैसे बोरिंग दे कर देगा। चलो तो 9.5 लाख रुपए का ब्याज, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री असेट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, क्वालिफाइंग असेट्स। भैया इन्होंने बाकी चार को नॉन क्वालिफाइंग ही माना है, यानी इन्होंने परचेस ऑफ मशीन को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी कि वो जस्टिफाई क्यों है, या फिर अगर हमने मशीन का परचेस ही मार्च में किया और मार्च में उसको इंस्टॉल करा तो फिर ब्याज मशीन पर कैपिटलाइज होगा, क्योंकि आपने वो जो लोन लिया था वो मशीन को खरीदने के लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यूज ही नहीं किया, सीधे मार्च में किया है। तो जो मैंने बोला था डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ सकता है, इन्होंने नहीं दिया डिप्लोमेटिक आंसर, इन्होंने अपने आप को फॉर्म रखा और बोला कि भाई हम तो यही करेंगे कि मशीन नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स, और ट्रक भी नॉन क्वालिफाइंग है क्योंकि स्पेशलाइज्ड ट्रक तो बन नहीं रहा आपका कि मैं निकला गड्डी लेके, वो भी सर स्पेशल। फिर जो क्वेश्चन में नीचे लाइन दी थी वो इररिलेवेंट हो गई ना? लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक आंसर है, अभी आप इसी क्वेश्चन को 5 और जगह देखो और वहां पर उन्होंने अलग अलग कुछ ट्रीटमेंट कर दिए, यानी आज उनकी इच्छा ये करने की है तो उन्होंने ऐसा कर दिया, आज उनकी इच्छा कुछ और करने की होगी वो कुछ और कर देंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप तो एक आंसर दो और उसके बाद बाकी चीजों के लिए बोल दो कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ जी, सर
नवंबर 23, अभी अपन ने कौन सा देखा था? May 23. पक्का ना? Yes, sir. चलो लो सर, वही वाला क्वेश्चन आ गया है, फॉरेन करेंसी सेविंग। राज एंड कंपनी हैड टेकन यूएस डॉलर 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिसकी बहुत बैच की रेट 6% है। 20,000 डॉलर का 6% होता है $1,200, ठीक है। ऑन द डे ऑफ टेकिंग लोन द एक्सचेंज रेट वाज 48 रुपीज पर डॉलर, यानी अगर ये लोन भारतीय करेंसी में लेते तो 20,000 इंटू 48, 9,60,000 का लोन। 57,600. हाँ 57600. सर सर इंटरेस्ट का अमाउंट 57,600. अरे नहीं चाहिए, 57,600 है नहीं चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट. नहीं चाहिए, ओके. क्योंकि आपने जो रेट यूज किया वो तो उस दिन का जिस दिन लोन लिया था। ये ब्याज आप लोन लेने वाले दिन चुकाते हो या ईयर एंड पे चुकाते हो? Year end. Year end. आगे पढ़ो, एक्सचेंज रेट एट द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 50, ईयर एंड पे तो जल्दीबाजी नहीं करना है, ये है ब्याज। अब सर अगर यही बोरोइंग इंडियन करेंसी में करते तो ब्याज का रेट लगता 11%, तो 9,60,000 पे 11% से कितना पता, 96,000 और 9, 1,05,600। 1,05,600. 1,05,600. जबकि आज आपको कितना ब्याज देना पड़ा सर? 60,000, तो 45,600 क्या है आपकी सेविंग इन बोरोइंग Saving. लोकल Savings. करेंसी में। Yes, sir. अच्छा, आपने लोन जब लिया था तो डॉलर का रेट क्या था? 48, आज क्या है? 50। तो सर 50। इंडियन करेंसी में फ्लक्चुएशन होने के कारण आज आपको $2 पर डॉलर का लॉस हो गया। और कितने डॉलर का लोन है आपका? 40,000। 40,000। 40,000. तो आपको एक्सचेंज लॉस कितना हो रहा है? 40,000। 40,000. जबकि सेविंग ड्यू टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग कितनी है? 45,600. 45,600। तो ये अमाउंट सर कम है, तो आप ये Yes, पूरा sir. ये पूरा अमाउंट बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो जो टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वो कितनी है? एक तो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट और एक्सचेंज लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन बोरिंग कॉस्ट ड्यू टू फॉरेन करेंसी बोरिंग, तो 1,00,000 रुपए आप कैपिटलाइज करेंगे। चेक करें, Yes, sir. लो सर, सेम आया? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, नंबर sir. 23 ओवर। अब बारी आ रही है नवंबर 22 की। लो सर, ओ भाई साहब बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज building project consisting of 4 phases. It is expected that the full building will be constructed over several years, but phase 1 and phase 2 building will be started as soon as they are completed. कुछ याद आ रहा है कि अगर Yes, sir. अलग अलग फेस Yes, sir. इंडिपेंडेंटली बनने के बाद काम में आ सकते हैं या बेचे जा सकते हैं, तो उनका कैपिटलाइजेशन उसी समय रोक दिया जाएगा जिस समय वो असेट्स बनके तैयार हो गई है। ठीक है सर, आगे। Following is the detail of work done on different phase of building during the year. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 खर्च कर चुके हैं 10 लाख रुपए और बिल्डिंग खरीदी 24 लाख, तो टोटल 34 लाख रुपए। फेज 2 64, फेज 3 55, फेज 4 68। टोटल एक्सपेंडिचर सभी फेज में 221। लोन लिया है 15% ब्याज की रेट है, कितना? तो सर 2 crore. 2 करोड़ का 15%, 30 लाख. 30 लाख। During the mid of the current year, phase 1 and phase 2 have been operational. Find out the total amount of capitalized. तो सर एक बात बताओ, 30 लाख का ब्याज खर्च हो रहा है जबकि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 221। 221. 221. 30 लाख डिवाइड बाय 221 लाख मल्टीप्लाइड बाय 34 करो पहले।
Sir, 4.6153. 461538. 461। 538. अच्छा, लेकिन ये तो फुल ईयर का ब्याज है, जबकि हमारी असेट्स तो मिड ऑफ द ईयर ऑपरेशन हो गई थी। तो Yes, sir. 4 Divided by Yes, sir. 3,30,000, 700, बताओ कितना, 59 या 69, इतना कैपिटलाइज होगा और इतना रेवेन्यू चार्ज होगा। सेम रूल फेज 2 पे लगा दो, क्योंकि फेज 2 भी मिड ऑफ द ईयर बनकर तैयार हो गया था। तो बेटा 30 लाख डिवाइड बाय 221 लाख इंटू 64 लाख। सर वो शायद 230,679 है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 6 लाख हो गया ये तो। आप मेरी भावनाएं समझ गए थे ना? लो, Yes, sir. Sir, हम तो समझ गए। 868,778 868,778 divide by 2. तो So इसका आधा 434,389. ये कैपिटलाइज हो जाएगा Yes. और ये रेवेन्यू चार्ज हो जाएगा। सर इसका पूरा पैसा कैपिटलाइज हो, तो 30 221 इंटू 74660. 74660. 74 6606. और इसका भी निकाल दो 9.2307. 91 923,076. लो, अमाउंट से ज्यादा कंटेंट से मतलब था। क्लियर समझ आया ये? Yes, Yes, पहले sir. एक बार देखते हैं आईसीआई क्या रखता है मन। आईसीआई वो कुछ भी कर सकता है। एक बार चेक करो आईसीआई क्या बोलता है। Since phase 1 and phase 2 have become operational at the mid of the year, half of the interest of rupees 665,158, अच्छा इन्होंने टोटल जोड़ लिया है ना? तो फेज 1 की टोटल कॉस्ट कितनी थी? हाँ, इन्होंने लिखी 98। 98 कैसे निकाली होगी? सही निकाली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 98 और 123 221 ही होता है। अपन सही कर, सर इन्होंने दोनों का समय कर दिया। हाँ तो इन्होंने अलग अलग निकाली, अपन ने अलग अलग निकाली और बाद में जोड़ा, तो बस सही करा इन्होंने। सर टोटल इन्होंने ब्याज तो पूरे साल का निकाला है। क्या चीज? इंटरेस्ट ये 13,30,317 रुपए तो पूरे ये साल का पूरे है। साल का है सर। ये बेटा ये क्या लिखा है? डिवाइडेड बाय 2। अच्छा नीचे लिखा है। ओके सर, ऊपर सर टेबल में तो पूरे साल। तो ये तो साल भर का है ना, अपन ने तो साल भर में निकाला था, फिर आधा किया था ना। यस सर। और जबकि इसका Yes, पूरा sir. अमाउंट पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा। Since phase 1 and phase 2 have been operational at the mid of the year, half of the interest amount of rupees so and so relating to phase 1 and phase 2 should be capitalized in the ratio of so and so and added to the respective asset in phase number 1 and 2, and remaining half of the interest should be charged to P&L. Phase 3 and 4, interest of rupees so and so should be held in capital WIP till assets construction work is completed, and therefore capitalization of in the ratio of cost of assets. No part of this interest should be charged to P&L because अभी भी assets बनके तैयार नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर आप इसका आंसर लिखने से पहले एक पैराग्राफ लिखेंगे। As per the provision of page 16, borrowing cost will be ceased to be capitalized when all the necessary which are required to make the assets ready to use or for sale, ready to sale, are completed. If the asset are prepared or produced or constructed in phases and individual phase are being capable to be used for its intended use or ready to sell, then we will cease to capitalize interest on that particular phase and will continue to capitalize interest on the remaining phases. ये आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, इन्होंने Yes, sir. उसका जिक्र नहीं करा पूरा कहीं पे भी, लेकिन अपने को हमेशा वही वाला रूल लगाना है, पहले एएस का प्रोविजन, फिर केस और फिर कंक्लूजन। इसी फॉर्मेट में ही आपका हर एक आंसर जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ये कौन सा अटेम्प्ट था? नवंबर 22। Yes, sir.
मई 22। An enterprise has constructed a complex of pieces of equipment, qualifying asset, that is to be installed on the production line of a manufacturing plant. The equipment has been constructed over a period of 15 months. However, on installation, certain calibration are required to achieve and desired level of production before it is finally commissioned. This process is expected to take approximately 2 months, during which test run will be made. Should the borrowing cost attributable to the borrowing partners to 2 months? Yes, absolutely. क्योंकि अगर आपकी एसेट को आपने इंस्टॉल कर दिया है और ट्रायल रन ही नहीं चला है, तो वो असेट्स अपने डिजायर्ड उद्देश्यों के लिए तैयार कहाँ हुई है? तो असेट्स को ट्रायल रन के फेस में चलाना उस असेट्स को उसके निर्धारित उद्देश्यों के लिए तैयार करने की प्रक्रिया का इनएविटेबल हिस्सा है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए आपको वो ब्याज भी 2 महीने का असेट्स की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज करना पड़ेगा। Should capitalization of borrowing cost be continued when qualifying assets have been constructed, but marketing activities to sell the asset are still in process? तो आंसर है ऐसा नो, asset is ready to sell। अब आपकी वो सेल 2 साल तक ना हो तो उसमें asset की गलती नहीं है, कैपिटलाइजेशन उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन वो सेल के लिए तैयार हो गई थी। हाँ जी, Yes, sir. मई 22 Yes, के बाद sir. नवंबर 21। In May 2020, Omega Limited took a bank loan from bank. Loan was to be used specifically for the construction of new factory building. The construction was completed in January 21 and building was put to use immediately thereafter. Interest on the actual amount used for construction of the building till the completion was 18 lakhs, whereas total interest payable to the bank on the loan for the period till 31st March amounted to 25 lakh. Sir, क्या करें? The company want to treat 25 lakh as part of the cost of fixed asset, factory building, and thus capitalize it on the plea that the loan was specifically taken for the construction of factory. Explain the treatment in line with this AS16. सर, जो भी लोन हम स्पेसिफिक लेते हैं उस पर पूरा ब्याज असेट्स की कॉस्ट पे ही चार्ज करते हैं, बशर्ते असेट्स बन के तैयार ना हो पाए। अगर असेट्स एक बार बन के तैयार हो गई तो फिर तो सर आप कुछ भी कर लो तो भी आप ब्याज को आगे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उस केस में जो एक्स्ट्रा ब्याज आफ्टर द एसेट इज रेडी टू यूज हो लग रहा है वो तो कैपिटलाइज नहीं होगा। हाँ जी, जनवरी Yes, में sir. बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का जो ब्याज है वो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सर, मई में लोन लिया है, ये लोन 11 महीने का है, अब पता नहीं मई एंड में लिया है मई महीने में लिया, जनवरी 1 को बन के तैयार हो गई या जनवरी लास्ट में बन के तैयार हुई, तो सर हमें नहीं 15 से 18 लाख रुपए जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी उस दिन तक का ब्याज था, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा और उसके बाद का जो भी ब्याज है वो लाभों पे चार्ज किया जाएगा। 7 lakh यहाँ लागू पर पे आपको चार्ज दोनों बातें बोलना है, स्पेसिफिक बोरिंग का ब्याज और दूसरा सीज जब हम कर देते हैं जिस दिन असेट्स बन के तैयार हो जाती है। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. सर ये जो 7 लाख है फिर वो रेवेन्यू पे चार्ज होगा ना? जी वो रेवेन्यू पे चार्ज होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हालांकि उतना भी ट्रिकी नहीं था। A16 clearly state that capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use are completed. Therefore, interest on the amount that has been used for construction of the building to the date of its completion 18 lakhs alone can be capitalized और उसको 25 लाख तक एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। कौन सा था ये? मई 22, नवंबर 21।
सर बैंक से लोन लिया है, बैंक का उपयोग बिल्डिंग बनाने में करना है। ये सेम वही वाला है। नवंबर 21 के बाद मई 21, 208। When capitalization of borrowing cost should cease according to provision of AS 16. Okay, बोलो मालिक। नवंबर 20। Sir, Vimal Limited borrowed an amount of 150 crores on 1st of April 19 for construction of boiler plant at the rate 10% per annum. Plant is expected to be completed in 4 years. Since the weighted average cost of capital is 13%, the accountant of Vital Limited capitalized 19 crore रुपए for the accounting period so and so. Wow, weighted average cost. गधेड़े, जब आपकी बोरिंग स्पेसिफिक है तो उस स्पेसिफिक बोरिंग पर जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट खर्च की गई है, हमने पढ़ा था इम्प्यूटेड कॉस्ट कैन नेवर बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। तो सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको 150 करोड़ पर 10% से 15 करोड़ का ही ब्याज कैपिटलाइज करने की परमिशन मिलेगी। अब इस दौरान एक बात और आ रही है कि ये जो हमारे पास लोन आया था इसमें कुछ पैसा सरप्लस था और इसलिए हमने उसको इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो सर वो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट भी इस ब्याज में से माइनस होगा। तो सर 150 करोड़ का 10%, 15 करोड़, 15 करोड़ माइनस 1.5 करोड़, ये आता है 13.5 करोड़। जो अमाउंट कैपिटलाइज होगा वो 13 करोड़ 50 लाख रुपए होगा। और सर व्हेन द बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे, बात कर चुके हैं सर। एक बार चाहें तो देखिए सर, है ना, वो जो मिड एवरेज वाला रूल था वो कहीं पे लगता था बेटा? जनरल बोरोइंग पे। स्पेसिफिक बोरोइंग में तो जितना एक्चुअल कॉस्ट खर्च हुआ है उतना ही अमाउंट आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। चलो नवंबर 20 के बाद मई 20, यानी यही आ जाइए सर। फिर से वही क्वेश्चन, 100 लाख रुपए का लोन लिया है, बिल्डिंग बनाना है, मशीन खरीदना है, वर्किंग कैपिटल है। मार्च 19 में कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एंड मशीन वाज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट्स इंटरनेट यूज। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 12 लाख है। तो बताइए कितना ब्याज? हमने पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया था। अच्छा इस बार देखते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट का क्या किया, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये लोन सर स्पेसिफिक नहीं है। या स्पेसिफिक है? क्योंकि आपने बोला है कि हम इतने लाख का लोन ले रहे हैं जिसका उपयोग इन 3 जगह करेंगे, तो फिर स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। है ना। यानी जब लोन लिया था यस तो हमें नहीं पता था क्यों लिया था, बाद में हमने पैसा यूज कर लिया तो क्या कहलाएगा? जनरल बोरोइंग। लेकिन हमें लोन ले रहा हूँ 4 असेट्स के लिए ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये लोन मैं इन 4 असेट्स के लिए लगा रहा हूँ, तो भी वो बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा। तो सर जरा जल्दी से देखिए इसका आंसर इन्होंने क्या दिया। According to A16, borrowing cost may be directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying assets should be capitalized as part of the cost of assets. The amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined in accordance with the standard. Other borrowing costs should be recognized as an expenses in the period in which they were incurred. It also states that to the extent that funds are borrowed specifically for the purpose of opening qualifying assets, the amount of borrowing cost eligible for capitalization on that asset should be determined as actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period less any income on temporary investment. तो सर 9 लाख रुपए यहाँ पर भी आ रहा है। बाद वाली दोनों असेट्स नॉन क्वालिफाइंग असेट्स हैं। ओके, हो गया सर। अब मई 20 के बाद नवंबर 19। हाँ जी,
सेम क्वेश्चन. Yes, sir. 7 lakh revenue. मई 19. फिर से वही जो सबसे कॉमन पूछा गया क्वेश्चन. सर, हाई लिंक रोड इन केदारनाथ. यस, आपकी क्वालिफाइंग असेट्स. सर, परचेस ऑफ टेक्निकल नो हाउ. नॉन क्वालिफाइंग. नॉन एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन्स. नॉन क्वालिफाइड. परचेस ऑफ व्हीकल नॉन क्वालिफाइंग. वर्किंग कैपिटल नॉन क्वालिफाइंग. परचेस ऑफ इक्विपमेंट मशीन नॉन क्वालिफाइंग, क्योंकि परचेस देखा है. तो सिर्फ 50 करोड़ रुपए आउट ऑफ 64 करोड़ कैपिटलाइज होंगे, और बाकी जितना ब्याज है वो सब लाभों पे चार्ज कर दिया जाएगा. कौन सा टर्म था ये? मई 19. चलो सर, नवंबर 18 आ गया. A company set up, a company incorporated in June 17 has set up a factory within a period of 8 months with borrowed fund. Construction period of the assets has reduced drastically due to usage of technical innovation by the company. Whether interest on borrowing for the period up to the date of setting up the factory should be capitalized, although it is less than 12 months for the assets to get ready for use, you are required to comment on the necessary treatment. तो सर, जो 12 महीने Yes, sir. बोला है वो सिर्फ एक जनरल पैरालांस में बोला गया है. उसके साथ ये भी बोला गया था कि अगर हम इससे लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड को जस्टिफाई कर सकते हैं तो उसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा. तो अगर हमारी कंपनी Yes, sir. ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है जहां पर 12 महीने से कम टाइम भी सब्सटेंशियल माना जाता है, तो उस केस में इस फैक्ट्री के निर्माण पे जितना ब्याज खर्च हुआ है वो कैपिटलाइज किया जाएगा, फिर भले ही उसको बनाने में 12 महीने से कम समय लगा हो. बोलो बच्चों. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और आखिरी क्वेश्चन 18. कौन सा? मई 18. Yes, sir. 174. तो बोर हो गया ऐसा लग रहा है. सर, आप हो गए होगे तो फिर से हम भी हो गए. आपके पास क्वेश्चन कहाँ है? In May 16, Capacity Limited took a bank loan to be used especially for the construction of new factory. सेम सर, है. सेम क्वेश्चन. बहुत बढ़िया. सेम क्वेश्चन. इतनी अच्छी बात. तो क्वेश्चन है जो 6 बार आ चुके, 3 एक बार, तो 3 एक बार. बहुत ही बढ़िया. तो बस इनको रट लेना अच्छे से. रटी मारना, छोड़ना ही मत. Yes, sir. नवंबर 23. मैंने मई 23 आया. ठीक है भाई साहब, मई 23 से मिल लेते हैं. सर ये सारे क्वेश्चन आपने जो नोट्स दिए उसमें है. है ना? सर एक और क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन लग रही है. फर्स्ट क्वेश्चन नोट्स की. क्या बोल रही है? मुझे सुनाई नहीं सर दे रहा. वहाँ पे बोल फिर से. एक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 है. नोट्स सर एक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे एक बार डिस्कस कर दीजिए. जैसे कौन सा चैप्टर? ये सर वहाँ पे यस सर A16. कर लेंगे जी. लो सर, अच्छा क्वेश्चन मिल गया. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो आप, जो एग्जाम में आया है, जो आरटीपी में एक बार भी नहीं मिला. लीजिए सर, ये वाला भी क्वेश्चन हुआ शायद. 1 अप्रैल 22 को वर्क हाउस लिमिटेड टुक ए लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 25 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग.
तो सर ये कैसा लोन हो गया? स्पेसिफिक लोन, क्योंकि ये बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है, जिसमें ब्याज का रेट 12% है। तो 25 लाख का 12% होता है 3 लाख रुपए ब्याज के। इसके अलावा बैंक ने और मल्टीपल लोन लिए हैं जिन पर अमाउंट है 15 लाख 8%, 30 लाख 15% और 18 लाख 10%। The company has utilized the above fund in construction or purchase of following asset: building, furniture, plant, machine, factory shed. Construction of building and machine and factory shed was completed on 31st March. Ready-made furniture खरीदे गए थे directly on the market, non-qualifying, और factory was ready for production on so and so date. तो सर प्लांट भी आपने बनाया है, बिल्डिंग भी आपने बनाई है और फैक्ट्री शेड भी आपने बनाया है। ओके, और ये लोन आपने काहे के लिए लिया था? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग बनाने में 70 लाख रुपए खर्च हुए। सबसे पहले 25 लाख रुपए आपने स्पेसिफिक बोरिंग को यूज करे होंगे। यस सर। 45 लाख रुपए आपने जनरल बोरिंग का यूज किया। जो स्पेसिफिक बोरिंग का ब्याज था कितना? 3 लाख। वो तो एज कैपिटलाइज हो जाएगा। अब जनरल बोरिंग का हिसाब क्या है? तो सर एक गंदी बात यह है कि आपने हमको ये नहीं बताया कि ये लोन किस किस तारीख को लिए। तो हमको मानना पड़ रहा है कि सारे लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिए, और हमको ये भी मानना पड़ रहा है कि सारा खर्चा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ है। नहीं तो अगर हम बोलते कि 22 लाख में से 10 लाख आज खर्च हुए और 12 लाख 6 महीने बाद खर्च हुए, तो इनका ब्याज अगला निकालना पड़ेगा। यार अभी तो हम बच गए, हमें अच्छी बात है। हाँ जी, मैं हूं थक। वाह जी वाह। हाँ जी, तो सर अब जरा बताइए, 45 लाख की जनरल बोरोइंग है। पहले तो एक काम करो, इन तीनों बोरोइंग का ब्याज निकालो। 15 लाख निकाल लिया ये हो सर। गया। एवरेज ब्याज आया है 11.90%। अरे मुझे भी तो निकालने दो। 30 लाख का 15%, 4.5 लाख। 18 लाख का 10%, 1.80। 3 और 4 7, 7.5 लाख रुपए का टोटल ब्याज है। 15, 45, 60, 63 लाख का लोन। बताओ भाई साहब। 11.9047। ओके, तो 45 लाख का 11.9047 निकालो, कितना हुआ? 535 बेटा कोई एक बोलेगा तो अच्छा लगेगा। 5 लाख 5,35,714। 414 ना? हाँ यस सर। प्लस 30 लाख 3 लाख रुपए स्पेसिफिक बोरिंग का ब्याज। तो सर बिल्डिंग पर 8,35,414। 714 सर 714 है। अरे ठीक है यार, फर्नीचर नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है, इसलिए उसका जो ब्याज आएगा कैसे? 7.5 लाख डिवाइड बाय 63 लाख इंटू 22 लाख। 7.5 लाख डिवाइड बाय 63 लाख इंटू 22 लाख। 2,61,000। 2 लाख 61,904। अरे एक मिनट गड़बड़ हो जाती भाई साहब, बड़ी गड़बड़ हो जाती। ये भी गलत हो गया। अरे ध्यान से देखो, जनरल बोरिंग कितनी है कुल मिला के? 63 लाख। जबकि यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना है? 63 लाख से कई गुना ज्यादा। तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि जो जनरल बोरिंग है उसका पैसा प्रोपोर्शनेटली यूज हुआ है। यहाँ पे देखो कितना, 45 लाख रुपए, 45, 22, 90 और 43। अब जोड़ो इन चारों। 200 लाख। 200 लाख। 200 लाख के बदले में जनरल बोरिंग ली कितनी है? सिर्फ 63 लाख। 63 लाख। 63 तो बेसिकली 31.5% पैसा ही बोरोड फंड का इस्तेमाल हुआ है भाई साहब।
समझ में आया? Yes, तो yes, आप sir. एक काम करो, इनके परसेंटेज निकाल दो। तो 45,02,000 में से 22.5%, 11%, 45% और 21.5%। टोटल ब्याज कितना आया था बेटा अपना? 6,30,000, 7,50,000। 7,50,000। लो एक काम करो, सबसे इजीएस्ट तरीका यही लगा मुझे। 7.5 लाख का टोटल ब्याज था जनरल बोरोइंग का। चलो, तो हमने माना कि उसका सिर्फ 22.5% हमने बिल्डिंग में यूज किया है। 168750 8750 168 750 ये हो गया जनरल बोरिंग का ब्याज, प्लस बिल्डिंग पे तो 3 3 लाख लाख। बोरिंग का ब्याज भी था, तो 468। Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन, 68 बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। भैया चलो ये बताओ कितना हुआ? 11%। 82,500। 82,500. क्या करूं इसका? Sir, P&L. Sir, उसके बाद नहीं सर, 337,500. फर्नीचर वाला P&L। यस हाँ, तो सर, फर्नीचर किन में जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. Sir, 337,500. 337,500। 337,500 ये Sir, कैपिटलाइज उसके बाद 161,250। 161,250. 161250 फिर से बोलूंगा। 161250 ये भी कैपिटलाइज होगा. हाँ, फैक्ट्री शेल मतलब फैक्ट्री की छत। तो सर एक बार चेक करना, क्या ये चारों का टोटल 7.5 लाख रुपए आ गया? 32, 335, 65 यस सर। Yes, sir. आ गया। अब अपन एक बार चेक करें कि आईसीआई ने क्या यही आंसर दिया है? Yes, sir, देखते हैं. यस सर तो क्या बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया देख। Yes, sir. हाँ जी, देखो क्या इतना ही आया। नहीं सर, इनका तो 6,67,500 ब्याज आ रहा है, हमारा 7,50,000 आया था। तो सर वो भैया सी बात से तो वहां पे जाएगा ना P&L में। 85,500 इसलिए P&L में। ओके। यार लेकिन कराते इन्होंने वही है, देखो 168,750। यस सर, इन्होंने में दो उधर बार सही Sir, है, सही तो है, सही है अपना सर. सही है सर। सही है सर. सर बाय ग्रेडेड सर इनने उधर इधर कर दिया ना बस। नॉन इन्होंने क्वालिफाइंग और क्वालिफाइंग में अच्छा, इन्होंने बाइफर्केट ऐसा अलग बोला, अलग कर दिया. अरे इन्होंने ऐसा बोला कि जनरल और स्पेसिफिक, अपन ने बोला कि पर्टिकुलर असेट, उसमें कितना जनरल कितना स्पेसिफिक और टोटल, क्योंकि आया तो वही आंसर है यार। देखो ध्यान से कि भाई 2 करोड़ में हाँ हमने सर। सिर्फ 45 लाख रुपए यूज करे हैं, और जबकि टोटल हमारा जो बोरोड फंड था वो 43 लाख था, और इसमें ब्याज का रेट इतना है, और राउंड ऑफ करा ना उन्होंने 8 कर लिया, इसका ये अमाउंट बहुत लंबा था, तो अपन इसमें फंसे ही नहीं। Yes, अपन ने क्या करा, अपन ने बोला 7.5 लाख ब्याज proportionally. लगता है 63 लाख पे, 663 लाख। हाँ, यस सर। Yes, sir. तो यहाँ कितना ब्याज लगेगा ऐसे? Yes, sir, आपने परसेंटेज निकाल दिया था. हाँ, ये वाला तरीका देखो, Yes, sir. 22.5%, 11%, 45%, 21.5%। तो इन्होंने दो आंसर दे रखे ना। हाँ, आप ऑल्टरनेटिवली समझे. प्रेजेंटेशन के बारे में बोला है उसने कि ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, और ये हो गया अपना वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग। बोलो सरकार। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मई 23, मई 23 के बाद नवंबर 23। मान लो सर नवंबर 23 का।
क्या बात है। अरे नवंबर 23 तो भी आने वाला है यार, शिट। नवंबर 22। सर वही तो निकाला वो अगर मैंने अभी से बोल दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे लोग। सर बेल कर आ गया, आप बता दो। हाँ, सर, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बेल करवा लेंगे। मतलब लेकिन पहले जेल जाओ, फिर तुम सर बेल जेल करवा। तो जाने सर नहीं देंगे। फायदा हो जाएगा ना बहुत सारे बच्चों सर का। बहुत से बच्चों का फायदा हो जाएगा ना फिर। तुम फिर वही वाले बच्चे कहलाओगे पूरे जीवन भर, कि जिनके लिए सर जेल गए थे। और सब लोग ये बोलेंगे अच्छा तुम यस वाले सर, अटेम्प्ट में हो क्या। जैसे तुम लोगों को भी बोलते हैं ना, तुम कोरोना वाले हो क्या 12th में। हम नहीं है सर कोरोना वाले। सर हम 11th में तो थे, कोरोना नहीं है, हमसे पहले वाले थे कोरोना वाले। 11th में तो थे कोरोना में। यस सर। यस क्या सर। ना टैग, ये तुम वही हो क्या 11th में कोरोना वाले। समझ में आ रहा है। यस सर आप सर। हमारे लिए सर टैग वो नहीं तो लगवा सभी कोई ना कोई छोटा सा। क्लास में होंगे। सर आप टेबल से बेड पर आ गए, बेड पे बैठ के अब लेटने वाले हो। अरे नहीं सर बेटा लेट यार, लेट मेरे लिए एक्चुअली बताया थोड़ा सा अनईजी लग रहा है। अनईजी मतलब थोड़ा सा पैरों में दर्द हो रहा है अजीब सा, तो वो पैर सीधे करके ही बैठना पड़ेगा, वैसे भी नहीं बैठ पा रहा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हो गया इन्वेंट्री का, ये क्वेश्चन हो गया कैश फ्लो का, ये क्वेश्चन हो गया 11 का, और ये क्वेश्चन हो गया 13। तो भैया नवंबर 22 में नहीं आया था। फिर इसके बाद मई 22, गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेंट्री, yes then लो भाई साहब। Zevra Limited has begun construction of new plant on 1 April 21, obtained a loan of 20 lakhs to finance the construction of plant. The rate of interest 10%, तो 20 लाख का 10%, 2 लाख का तो ये हो गया loan on specific borrowing. The expenditure that was incurred on construction of plant was 1 अप्रैल 10 लाख, 1 अगस्त 24 लाख, 1 जनवरी 4 लाख. The company's other outstanding non-specific loan was 46 lakhs for interest rate of 15%. The construction of plant completed at year end. You are required to calculate the amount to be capitalized. Past journal entries. अब सुनो, कितने का लोन लिया है? 20 लाख का। 20 लाख 20 तो पहले आप खर्चा कहाँ से करोगे? स्पेसिफिक बोरिंग्स। स्पेसिफिक लोन। लाख स्पेसिफिक जनरल, ये पूरे 10 लाख स्पेसिफिक से, नो जनरल। 24 में से 10 स्पेसिफिक, 14 जनरल, और ये पूरा जनरल। चार्जर। बोलो। यस यस सर। पर आपने खर्चा कब यूज किया स्पेसिफिक बोरिंग का? ब्याज तो पूरा साल भर के लगेगा, क्योंकि वो लोन आपने इसी एसेट को बनाने के लिए लिया था, और इसको आप अवॉइड कर सकते थे अगर आप लोन नहीं लेते तो ये पूरा 2 लाख का ब्याज तो एसेट आएगा। अब सर यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 अगस्त को आपने खर्च किया है 14 लाख रुपए जनरल बोरिंग से, जिसमें ब्याज की रेट 12%, तो 14 लाख का 12% इंटू क्या क्या निकल गया 4 महीने, अप्रैल सर में 112300 8/12, हाँ कितना? 112300 1,12,000। और 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने होते हैं, सर 14000 12,000। 12,000 12,000 सर। क्या 12,000? सर 12,000 आ रहा है। इंटरेस्ट ओके, तो भाई स्पेसिफिक बोरोइंग का ब्याज 2 लाख और जनरल बोरोइंग का ब्याज कितना? 1,14,000। 1,24,000 3,24,000 आ रहा है। 324। 324 तो 324 का ब्याज कैपिटलाइज होगा, ठीक है? यस यस सर। 40 लाख का 40 लाख का 12% कितना होता है? 552,000। 552। 300 और स्पेसिफिक बोरिंग का ब्याज कितना था? 2 लाख। 2 लाख। साल भर में जो ब्याज का खर्चा किया वो था 7,52,000।
उसमें से Yes, sir. 3,24,000 आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, यानी बचा हुआ बाकी बैलेंस 4,28,000 4,28,000 4,28,000 लाभों पे चार्ज किया जाएगा। जाएगा। तो हाँ, यस तो अब Yes, आपसे क्या मांग रहे हैं वो कि सर पास जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट। तो सर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये टोटल अमाउंट जोड़ दो 38 लाख, Yes, sir. ये हो गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट इन बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू लोन्स या टू बोरोइंग अकाउंट, कितना 7,52,000। 7,52,000. अब 752 में से 3,24,000 आप कर दोगे कैपिटलाइज, तो Yes, sir. पीपी अकाउंट डेबिट To borrowing 3,24,000, टू पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना 3,20,000, सॉरी 4,28,000, 4,28,000। 4,20,000. इंटरेस्ट चार्जेस 7,00,000, Interest charges 7,00,000. ये हो गई आपकी एंट्रियां। डी हाँ लो सर। हाँ जी यस सर। सर इन्होंने Yes, एक ही sir. एंट्री कर दी पूरा कंबाइन करके। अपन ने ज्यादा अच्छे से आंसर दिया ना। यस सर। Yes, sir. इसलिए एक बार कैपिटलाइजेशन चालू हो गया तो भले पैसा यूज नहीं भी हो तो भी आपको ब्याज तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मई 22 अच्छा क्वेश्चन था ये। मई 22 के बाद दिसंबर 21, यस 11 कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो दिसंबर 21 में नहीं, जुलाई 21, नहीं है सर। जुलाई 21 के बाद जनवरी 21, अब तो और चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि इस समय तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेबल थे जो बाद में छट गए थे। Yes, sir. ये तो हो गया 12, नहीं 10 पीपी, ये हो गया 13, ये हो गया 2 और ये हो गया 11। लो सर फिर से वही क्वेश्चन। हाँ जी यस सर। सेम क्वेश्चन जो आरटीपी में था। हाँ नवंबर 20 के बाद सीधे नवंबर 19 क्योंकि कोरोना हो गया। यस 3 5 इन्वेंट्री यस 22। अब तो और रिस्क मई 19, लो सर फिर से वही क्वेश्चन जो अपन ने भी करा। 2 लाख रुपए का लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल, और बाकी अदर नॉन स्पेशल असेट्स 4 लाख का 9% 36,000, 5 लाख का 12% 60,000, 3 लाख का 14 42,000, 40 100 130, 1,38,000 टोटल ब्याज।
5 4 9 3 12 लाख पर कितना निकालना? सर 11.5 11 5 3.5 अच्छा ये कितने लोन है टोटल? 5 4 9 3 12 और ये कितना खर्चा हुआ है? 3 4 7 3 10 तो 12 13 लाख और 2 लाख का हमारा स्पेसिफिक लोन था। ठीक है, मतलब हम मान सकते हैं कि ये पूरा पैसा हमने यहाँ पे यूज किया है। सर 3 लाख में से पहले 2 लाख रुपए तो आप स्पेसिफिक वारंट को यूज करोगे, यस सर। तो 1 लाख रुपए आपने यूज करे 1 अप्रैल से पूरे साल भर 11,500। नो 2,40,000 पूरे यूज करें जनरल बोरिंग से तो 11.5%। सर अप्रैल मई 2 महीने डाल 10 महीने। 10 महीने, अगस्त में 4 महीने हटा दो 8 महीने और 31 दिसंबर में 3 महीने। ये हो गया सर आपका मई 19 का क्वेश्चन। बोलो यार। यस सर। यस सर। अब इसके बाद नवंबर 18 10 11 तो इधर चेंज इन अकाउंटिंग मेथड और 4 ये लो सर फाइनली आ गए अपने आखिरी पड़ाव पर। गवर्नमेंट ग्रांट एस 12 एस 11 एस 22 और पाइप हो गया सर। क्या बोलते हो? यस सर। एक काम करिएगा आप, अब आप ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक लेने के बाद आप पहले क्या बोलते हैं